गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से हम लोग अपना क्लास शुरू कर रहे हैं और क्लास आज शुरू हुआ आपका क्लास 12 केमिस्ट्री। इसके पहले वीडियो में हम आपको जो पहला चैप्टर था, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, जो है सॉलिड स्टेट, यानी हम पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको ठोस पदार्थ की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में जाना, कौन कौन से ठोस पदार्थ होते हैं उनके बारे में जाना, और फिर हमने आपको बताया कि ठोस पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया। ठोस पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसे कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा हमारा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो इन दोनों की डिफिनीशन के बारे में हमने जाना और उनके क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमने आपको बताया। और आज शुरू कर रहे हैं हमें क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मतलब यह है कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। तो आपका जो नंबर 1 होता है वह आपका होता है सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। क्या होता है? सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। और दूसरा जो हमारा होता है वह होता है आयनिक ठोस। क्या होता है बच्चों? आयनिक ठोस, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। और जो हमारा सहसंयोजी होता है इसको कहा जाता है कोवैलेंट सॉलिड। उसके बाद तीसरा बच्चा आता है हमारा आणविक ठोस। कौन सा आता है बच्चों? आणविक ठोस। उसके बाद जो हमारा लास्ट नंबर है वह है धात्विक ठोस। तो जो इंग्लिश में अगर लिखे तो हम सहसंयोजी ठोस से कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क। इसके बाद आता है हमारा जो दूसरा आयनिक ठोस है, इसको हम लिखते हैं आयनिक सॉलिड। और तीसरा होता है मॉलिक्यूलर, यानी आणविक ठोस है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और 4th नंबर जो होता है धात्विक, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटेलिक ठोस, यानी मेटेलिक ठोस, मेटेलिक सॉलिड क्या होता है। तो यह बच्चों आपका रहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। दूसरा हमारा है आयनिक ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं? आयनिक सॉलिड। और तीसरा हमारा होता है आणविक ठोस, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो 4th नंबर है हमारा वह होता है धात्विक ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटेलिक सॉलिड। तो इन चारों के बारे में हम अब विस्तार से जानेंगे और कौन कौन से पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से ठोस पदार्थ, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले सबसे बच्चों हम शुरू करते हैं हम क्या? सहसंयोजी ठोस। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं पहले नंबर आपका क्या होता है? सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। तो बच्चों आपको देखिए कहा गया, लिखा गया कि सहसंयोजी ठोसों में आवयविक कण परमाणु होते हैं, यानी आपको बताया गया कि जो आवयविक कण होते हैं उनको हमने आपको बताया था कि आवयविक कण किसे कहते हैं? यानी अणु, परमाणु या आयन। यानी आपका कोई भी ठोस अगर बनेगा तो इन्हीं में से, यानी इन्हीं के कण होंगे। यानी आपको जो आवयविक कण है कौन से हैं? अणु है, परमाणु है या आयन है। तो जब आपका ठोस बनेगा तो या तो अणु से बनेगा
या तो परमाणु से बनेगा या तो आयन से बनेगा, या तो आप कह सकते हैं कि एक साथ कोई ऐसा परमाणु होगा कि जिसमें तीनों कण पाए जाते होंगे, या कोई ऐसा होगा जिसमें ए दोनों पाया जाए, या कोई ऐसा होगा जिसमें ए दोनों पाया जाए। यानी कहने का मतलब है यदि आपका कोई भी ठोस बनेगा तो इन्हीं तीनों प्रकार के कणों से मिलकर बनेगा, जिसमें से आपसे हम सहसंयोजी ठोस के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे ठोस सहसंयोजी ठोस होते हैं उसमें आयनीय कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। किनारे कहा जा रहा है एक परमाणु एक दूसरे से परवल सहसंयोजी आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। यानी परवल सहसंयोजी मतलब बंध का मतलब क्या है, इनके बीच यानी इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। यानी वे एक दूसरे को आपस में क्लोजली यानी पूरी तरह से पकड़े होते हैं और इनका जो बांड होता है वह बहुत ही कैसा होता है, मजबूत होता है। तथा इस प्रकार एक विशाल जाल बनाते हैं और आपस में कई कण आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा क्या बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं। कहा जा रहा है इन जालों की इकाइयाँ या एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के होते हैं। यानी कहने का मतलब है आपके जो सहसंयोजी ठोस बनेंगे, अगर मान लीजिए एक ही प्रकार के तत्व से बनेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु होंगे। लेकिन यदि आपका ठोस कोई ऐसा है जिसमें एक से अधिक पदार्थ हैं तो उन तत्वों के जो ठोस होंगे, अन्य तत्वों के जो परमाणु होंगे वो अलग अलग होंगे। तो आप कह सकते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं आपस में मिल करके विभिन्न प्रकार के तत्व बनाते हैं। तो यह आप जानें इसके बारे में, सहसंयोजी ठोस के बारे में। और आपको उन बातों को ध्यान में रखना है कि सहसंयोजी ठोस किन प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, किन प्रकार के कणों से। तो आप क्या बताएंगे, इनके जो कण होते हैं परमाणु होते हैं और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वह क्या होता है, बहुत ही प्रबल होता है। तो इस प्रकार के ठोस जब देखिए कहा जा रहा है इस प्रकार के ठोस क्या होते हैं, बहुत ही प्रबल होते हैं। यानी जब वे कण एक दूसरे से आपस में मजबूती से बंधे होंगे तो आप कह सकते हैं इनसे जो पदार्थ बनेगा वह हमारा कैसा होगा, वह हमारा कठोर भी होगा। यानी इस प्रकार से जो पदार्थ बनते हैं क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। लेकिन बच्चों और यह जो होते हैं यह हमारे क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। यानी कहने का मतलब है पदार्थ बनते हैं, मजबूत पदार्थ बनते हैं, लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, पीटते हैं तो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो यह आप जाने सहसंयोजी ठोस के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आपने इसमें हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड जिसका सूत्र क्या होता है SiC, सिलिका हो गया, और काला फास्फोरस हो गया, जो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि सहसंयोजी अणुओं के जो उदाहरण है या सहसंयोजी ठोस जो है वह कौन कौन से आते हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका और काला फास्फोरस है। तो अब आते हैं जो हम सेकंड नंबर जो हमारा होता है आयनिक ठोस, तो उसके बारे में जानते हैं। और अब पढ़े सहसंयोजी ठोस के बारे में, दूसरा आयनिक ठोस। तो चलिए बच्चों हम दूसरा नंबर देखते हैं आयनिक ठोस। यानी आयनिक ठोस किसे कहते हैं और जो आयनिक ठोस होता है वह किन प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में। तो कहा जा रहा है बच्चों इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयाँ धनात्मक या ऋणात्मक आयन होते हैं। कहने का मतलब है अगर आप आयनिक ठोस बना रहे हैं तो आयनिक ठोस जब आपका बनेगा तो उसमें आपके कौन से कण होंगे, या धनात्मक होंगे या ऋणात्मक क्या होंगे, आयन होंगे। आप जानते हैं धनायन किसे कहते हैं, यानी जो पदार्थ आपका इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर क्या आता है, धन चार्ज आता है। तो इस प्रकार के पार्टिकल यानी कण को हम क्या कहते हैं, धनात्मक पार्टिकल। और ऋणात्मक क्या होता है, जो पदार्थ आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उससे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पार्टिकल। तो यहाँ कहा जा रहा है जब आपका आयनिक ठोस होगा तो इनकी संरचना जो बनती है वह किन से बनती है, धनात्मक या ऋणात्मक आयन होते हैं। यानी धनात्मक या ऋणात्मक आयनों से बने होते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है बच्चों धनायन एवं ऋणायन के त्रिविमी विन्यास में प्रबल कूलामी आकर्षण बलों के कारण ऐसे ठोसों का निर्माण होता है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, जब आपके एक कण, कौन से कण,
धनायन और ऋणायन, यह आपके तीनों विमाओं में एक दूसरे से जुड़ते हैं। किस बल के कारण? परवल कूलामी आकर्षक बल, यानी इनके बीच कौन सा बल आपका कार्य करता है? परवल कूलामी आकर्षक बल के कारण आपस में एक दूसरे के कारण क्या करते हैं? जुड़ते हैं और आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। आगे कहा जा इनके आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा होता है। और आगे आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपका जो आयन होता है, मान लीजिए आपका धनावेशित आयन है, तो वह ऋणावेशित आयनों के द्वारा एक निश्चित संख्या में घिरा होता है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड आपका या किसका सूत्र है? नमक का सूत्र है। तो सोडियम क्लोराइड आपका जो है आयनिक ठोस है। कैसे कहेंगे? जो आपका आयनिक ठोस होता है तो उसमें क्या होता है? आयन होता है। तो आपका जो सोडियम होता है क्या होता है? प्लस होता है, क्लोरीन आपका माइनस होता है। तो देखिए आयन एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं। तो यहाँ आपसे क्या कहा गया कि आपका कोई भी धनायन होगा तो वह ऋणायन, उसके विपरीत, धनायन के विपरीत क्या होगा? ऋणायन होगा। वह एक निश्चित संख्या के द्वारा क्या होगा? घिरा होता है। और जब आपका NaCl बनता है तो NaCl में आपका जो सोडियम प्लस आयन होता है यह क्लोरीन के 6 ऋणावेशित आयनों के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। इसी प्रकार आपका जो एक सोडियम है 6 क्लोरीन आयनों के द्वारा घिरा है, तो आपका जो ऋणायन भी होगा वह कितने, यानी 6 सोडियम धनायनों के द्वारा भी घिरा होगा। यानी कहने का मतलब है आपका एक प्लस जितनी संख्या ऋणायन के द्वारा घिरा होगा उतनी ही संख्या में आपका ऋणायन भी घिरा होगा। इसके आगे क्या कहा जा रहा है बच्चों? कहा जा रहा है घिरे हुए आयनों की संख्या का निर्धारण धनायन एवं ऋणायन के त्रिज्या अनुपात द्वारा किया जा सकता है। यानी यदि आपसे उनकी संख्या का निर्धारण करने को पूछा जाए कि कौन, मतलब कितनी संख्या के द्वारा आपका वह घिरा गया है धनायन, तो आप क्या कर सकते हैं? यदि उनके त्रिज्याओं का अनुपात आपके पास है, यानी किसके? धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात है, तो आप इस फार्मूले की सहायता से, यानी R+/R-, यानी रेडियस है धनायन और ऋणायन का, इस फार्मूले के द्वारा आप उनकी संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। इसके आगे आपसे क्या कहा जा रहा है? इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके जो आपके गलनांक और क्वथनांक होते हैं ये क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यानी इनका गलने की प्रक्रिया, जो जमने की प्रक्रिया है, वह क्या होते हैं? आपके टेम्परेचर उसके लिए अधिक आवश्यकता होती है, तभी ये क्या होते हैं? भंगुर होंगे, यानी भंगुर कह रहे हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी तभी यह जमते हैं अपने आपस में। आगे कहा जा रहा है एक कठोर एवं भंगुर प्रकृति की होती है, यानी इनके बीच आपका कौन सा बल लगता है? परवल कूलामी आकर्षण बल लगता है। और इन्हीं बलों के कारण ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं एवं भंगुर प्रकृति, यानी इसमें भी आपका भंगुरता का गुण पाया जाता है। यानी जब इससे हम क्या करते हैं? दाब डालते हैं या ठोस लगाते हैं या इसको पीटते हैं, तो यह भी क्या होता है? अपने आयनों में आप कह सकते हैं कि यह छोटे छोटे कणों में क्या होता है? टूट जाता है। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं।